हेलो एवरीवन, मैं गौरव शुक्ला। आज कंप्यूटर प्रोग्रामर और कंप्यूटर ऑपरेटर के सीरीज में टॉप 30 की सीरीज में पीवाईक्यू सीरीज में आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है और इससे पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस प्लेलिस्ट में जाकर पांचों वीडियो को कवर कर लीजिए। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो पीवाईक्यू यानी कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन्हीं का कॉम्बिनेशन है और इसमें कुछ क्वेश्चन कहीं और से भी लिए गए हैं, कुछ बनाए गए हैं, कुछ क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे, कुछ प्रैक्टिस सेट के रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज का वीडियो तो बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर से थोड़ा सा लेवल अप है, इसलिए कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड 2 के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है कि डैश इज नॉट अ गोल ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसमें आपको चूज करना है कि इसमें राउटिंग प्रोटोकॉल का गोल इसमें से कौन सा नहीं है। देखो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, ये राउटिंग प्रोटोकॉल का काम क्या क्या होता है इस चीज को समझना। ठीक है, राउटिंग प्रोटोकॉल एक्चुअली में रूट को डिसाइड करता है। ठीक है, ये क्या करता है, रूट को डिसाइड करता है। अब रूट से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज होंगी उनको तो वैसे भी हम लोगों को बोलेंगे कि ये गोल है हमारा। जैसे देखो इसमें लिखा है डिक्रीज राउटिंग रिलेटेड ओवरहेड। सीधी सी बात है, ओवरहेड को हमारा डिक्रीज करेगा ही करेगा। तो ऑप्शन ए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये गोल है तो इसको हम टच नहीं करेंगे। फिर लिखा हुआ है फाइंड शॉर्ट रूट्स। तो राउटिंग प्रोटोकॉल का काम क्या है, शॉर्ट रूट्स को फाइंड आउट करना और उसको रूट करना, रूट बताना और वहां से पैकेट को ट्रांसफर करना। तो ये भी हमारा एक तरीके से गोल में आता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा करेक्ट। फाइंड स्टेबल रूट। अब जिस भी रूट से हम लोग क्या कर रहे हैं, पैकेट को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस रूट वो रूट क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल मीन्स क्या होना चाहिए, बार बार फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होना चाहिए। तो स्टेबल होना चाहिए, दैट मीन्स कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसके रिगार्डिंग सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल डिक्लेयर वुड नॉट बी कंपाइल्ड इन जावा प्रोग्राम। देखो किसी भी वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर, वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर, एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, इसमें कुछ रूल होते हैं। पहला कि ये 0 to 9 किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, स्टार्टिंग नंबर नहीं होगा, किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। दूसरा ये होगा कि स्पेशल सिंबल में, ठीक है, स्पेशल सिंबल में केवल और केवल क्या यूज होता है, अंडरस्कोर यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी सिंबल आपको मिल रहा है तो क्या हो जाता है, वो रॉन्ग हो जाता है। अब नेक्स्ट जो होता है ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फान्यूमेरिक एंड सिंबॉलिक। दैट मीन्स कि हमारा स्मॉल ए टू जेड और कैपिटल ए टू जेड और न्यूमेरिक 0 to 9 और केवल अंडरस्कोर, ये तीनों चीज का कॉम्बिनेशन होगा। अब इस ऑप्शन में देखो तो पहले में लिखा हुआ है वेर स्मॉल में, दूसरे में कैपिटल में लिखा हुआ है वेर, तीसरा लिखा हुआ है वेर 1 और लास्ट लिखा हुआ है 1 डैश वेर। आपको भी पता है इंट जो है वो हमारा डेटा टाइप है, तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो ये वेरिएबल नेम में अगर आप देखो तो पैर हमारा क्या है, स्मॉल में लिखा हुआ है और स्मॉल में हो सकता है हमारा, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। वेर कैपिटल में लिखा हुआ है, कैपिटल भी यूज कर सकते हैं। वेर 1 जो है ये भी हमारा यूज हो सकता है, क्योंकि हमने अभी जस्ट बताया कि अल्फान्यूमेरिक सिंबॉलिक हो सकता है। बट अगर हम इसकी बात करें तो ये रूल नंबर 1 को क्या कर रहा है, वॉयलेट हो रहा है, स्टार्टिंग नंबर से नहीं होनी चाहिए। तो दैट मीन्स क्या होगा, हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। A dash is a method of producing ciphertext in which a cryptographic key and algorithm are applied to block data। देखो इसको समझने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि ये यूज कहाँ होता है।
तो आपको भी पता है कि इंक्रिप्शन टेक्निक में हम लोग साइफर टेक्स्ट और क्रिप्टोग्राफी की का एल्गोरिथम का यूज करते हैं। तो उस एल्गोरिथम में जो ब्लॉक ऑफ डेटा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक साइफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लॉक साइफर बोलते हैं। क्लियर है ये चीज? तो ये ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो, विच इज एन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अमंग द फॉलोइंग। इसमें फंक्शनल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो कौन सी है? तो आपको भी पता है कि जो जावा है ये क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, पाइथन भी क्या होता है, पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और क्या कहते हैं, फोर्टान भी हमारा है। तो इसलिए हस्केल क्या होगा, ये हमारा ए ऑप्शन फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, which syntax is correct in order to parallelize a loop in ओपन एमपी। अब देखो ओपन एमपी जो होता है उसमें अगर मैं कहूँ आपसे, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट ऑर्डर है पैरेललाइज लूप के लिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हैश टैग फ्रैगमेंट ओएमपी पैरेलल, ये हमारा क्या है, सिंटैक्स होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। इफ वी ड्रॉ बाइनरी सर्च ट्री ऑफ द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस दिया हुआ है, देन नंबर ऑफ नोड्स ऑफ लेफ्ट, देखो क्या क्या पूछा है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला पूछा है क्या, नंबर ऑफ नोड्स इन लेफ्ट ट्री। ठीक है, दूसरा पूछा है एग्जैक्टली नंबर ऑफ नोड इन राइट सब ट्री। ठीक है, थर्ड ऑप्शन पूछा है हमसे क्या, कि जो हाइट है वो हाइट कितनी होगी। ठीक है, हाइट ऑफ ट्री, इन तीनों चीज को हमें बताना है। तो अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूं। तो अगर मुझे सीक्वेंस निकालना हो तो देखो सीक्वेंस के लिए पहले हम इसको बीएसटी ट्री क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ का कैसे किया जाता है इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो सीक्वेंस दिया है हमें वो सीक्वेंस लिख लेते हैं। क्या है, 30, 9, 15, 45, 24, 8, 5, 7, 5, 50। अब हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं रूट नोड। तो हमारा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बीएसटी ट्री का रूल क्या होता है कि मिनिमम 0 हो सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। 2 से ज्यादा चाइल्ड नहीं हो सकते। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने 2 चाइल्ड इसको बना दिया। अब एक रूल ये भी होता है कि लेफ्ट में हमेशा नोड से लेस होना चाहिए और राइट में हमेशा नोड से ग्रेटर होना चाहिए। तो 9 क्या है, 9 30 से लेस है तो लेफ्ट में जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 15 है। तो 15 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9 से अबव है तो राइट में जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 45 है। 45 30 से अबव है तो यहाँ आएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा 24, 24 15 से अबव है, 30 से बिलो है तो ये इधर रहेगा। फिर नेक्स्ट है 8, 8 9 से बिलो है तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 5 है तो 5 क्या है, इससे बिलो है तो ये 5 हो जाएगा। 75 इससे ग्रेटर है तो यहाँ हो जाएगा। अब 50 45 से क्या, सॉरी 75 से बिलो है, 55 से अबव है तो यहाँ हो जाएगा। 80 क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो ये हमारी क्या होगी, बीएसटी ट्री हो गई। ये हमारी क्या हो गई, बीएसटी ट्री हो गई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि नंबर ऑफ लेफ्ट नोड और राइट नोड कितने हैं। तो अगर लेफ्ट नोड की बात करो, ठीक है, लेफ्ट नोड की बात करो तो देखो एक ये हमारा हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5। तो लेफ्ट नोड कितने हैं, 5। फिर अब यहाँ चेक करते हैं तो जो हमारा राइट नोड है, राइट नोड में कितने हैं ये भी देख लेते हैं। देखो राइट नोड में 1, 2, 3 और ये हमारा क्या हो गया, 4। तो राइट नोड की अगर मैं बात करूं तो राइट नोड हमारे पास कितने हैं, 4। क्लियर है?
अब हाइट की बात करते हैं, तो देखो हाइट एक्चुअली में कैसे फाइंड आउट की जाती है। हाइट इज इक्वल टू क्या होता है, लेवल माइनस 1। तो लेवल कैसे निकालते हैं, लेवल एक्चुअली क्या होता है, ये हमारा लेवल 1 से स्टार्ट होगा, लेवल 1 हमारा 2 होगा, ठीक है, ठीक है, लेवल 2 हमारा हो गया। अब उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लेवल 3 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, लेवल 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो ये लेवल 4 के बाद हमारा क्या आएगा, लेवल 5 आ जाएगा। तो लेवल जो हमारा है वो टोटल कितना है, 5 है। तो लेवल अगर 5 है तो हाइट क्या हो जाएगी, 5 माइनस 1 दैट इज 4। तो जो हमारी हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, लेवल हमारा 5 है माइनस 1 दैट इज 4। तो ऑप्शन हमारा 544 यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इन जावा विच क्लास कांट बी सब क्लास। देखो सब क्लास इसमें से कौन सी ऐसी क्लास है जो सब क्लास नहीं हो सकती, तो फाइनल जो है वो हमारा क्या होता है, सब क्लास नहीं हो सकती। तो ये बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरेलल प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी डज नॉट सपोर्ट शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर। इसमें से कौन सा ऐसा जो क्या कहते हैं पैरेलल प्रोग्रामिंग है जो शेयर्ड मेमोरी को सपोर्ट नहीं करता है। क्लियर है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑप्शन की, तो इसमें से अगर एमपीआई की बात करूं तो एमपीआई का मतलब क्या होता है इस चीज को समझ लेते हैं। ठीक है, एमपीआई का मतलब होता है हमारा मैसेज पासिंग इंटरफेस। ठीक है, मैसेज पासिंग इंटरफेस। ओपन एमपी नहीं करता, एमपी थ्रेड नहीं करता, लेकिन एमपी होता है वो मतलब ओपन एमपी और एम पी थ्रेड ये दोनों शेयर्ड मेमोरी का यूज करते हैं या आर्किटेक्चर का यूज करते हैं। बट एमपीआई क्या है, वो पैरेलल जो लाइब्रेरीज होता है उसको शेयर्ड मेमोरी को सपोर्ट नहीं करता है। तो ये सारी लाइब्रेरी में एमपीआई जो है वो सपोर्ट नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। द फ्रीक्वेंसी बैंड 2.4 गीगाहर्ट्ज डैश 2.4835 गीगाहर्ट्ज बिलोंग्स टू। देखो समझ लेते हैं, सबसे पहले आईसीएम बैंड की बात कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट है हमारा ब्लूटूथ। ठीक है, आईसीएम बैंड, ब्लूटूथ, और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा आई ट्रिपल ई। अब समझते हैं, देखो आईसीएम बैंड का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रियल साइंटिफिक एंड मेडिकल बैंड। ठीक है, साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल साइंटिफिक एंड मेडिकल बैंड। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी क्या होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2.4 से 2.5 के बीच होती है। फिर आता है हमारा ब्लूटूथ, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 2.402 टू 2.48 इसके बीच हमारी ब्लूटूथ की होती है। अब मैं आई ट्रिपल ई 802.11a और इसका एक और वर्जन होता है जिसको हम बोलते हैं 2.11b। देखो 11b का जो होता है फ्रीक्वेंसी वो होती है हमारी 2.4 गीगाहर्ट्ज। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 5 गीगाहर्ट्ज के अराउंड होती है। तो एक्चुअली में इस ऑप्शन में जो होता है वो होना चाहिए ऑप्शन ए और बी करेक्ट होना चाहिए। सी एक्चुअली में उतना नहीं होता, लेकिन इसका एडवांस वर्जन होता है। मतलब कि अगर मैं कहूँ कि 11 बी इसको फॉलो करता है ना कि 11 ए। बट 11 ए जो है कॉन्सेप्ट वो 11 बी का है, कह सकते हो कि ज्यादा यूज होता है 11 ए का अब, बट पहले 11 बी का होता है। तो इसका जो ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए था, यहाँ पे बी होता तो ऑल ऑफ दी अबव होता। बट फिर फिलहाल हमें ए और बी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो हम अगर अप्रॉक्स की बात करो तो देखो अप्रॉक्स हमारा देखो 2.4 2.5 ये दोनों 2.5 ये अराउंड जा रहा है। बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 2.4835।
दैट मीन्स कि हमारा क्या होगा, ब्लूटूथ इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और रिक्वायरमेंट हमारे पास ब्लूटूथ ही ऑप्शन है जो मैं इसको टिक कर सकता हूँ। क्लियर? चलो नेक्स्ट, एक कोड दिया हुआ है int I is equal to 7 और पॉइंटर p is equal to and I, और मतलब एड्रेस ऑफ I और एड्रेस ऑफ R is equal to रेफरेंस टू I। देखो पॉइंटर और इस चीज को समझते हैं। I is equal to 7 दिया हुआ है, उसके बाद आपसे कह रहा है कि जो पॉइंटर हमारा p है वो रेफर कर रहा है किसको, I को, ठीक है, एट द रेट ऑफ I, तो रेफर कर रहा है का मतलब 7 ही होगा। फिर उसके बाद एट द रेट आर को, यानी सॉरी एंड आर को, यानी रेफरेंस आर कर रहा है किसको, आई को, तो ये भी क्या है, 7 को रेफर कर रहा है। बट यहाँ पे जैसे मैंने आई को क्या किया, 5 कर दिया, तो ये दोनों भी आई इक्वल टू क्या हो गए, 5 हो गए, तो इसकी वजह से ये 5 को रेफर करने लगे। तो जो ऑप्शन होगा वो तीनों का सिमिलर आएगा, दैट मीन्स की ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्काई स्टैंड फॉर, तो देखो ये तो बड़ा सिंपल सा कोड है हमारा, मतलब क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है फुल फॉर्म क्या होगा। तो स्काई कोड आपको पता होगा, स्काई एक टेबल होती है और इस टेबल में जो हालांकि इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी ऑप्शन नंबर ए। और इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसमें जो एक टेबल होती है और इस टेबल में क्या क्या चीजें होती हैं, देखो कैपिटल ए टू जेड, कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है, नंबर एक डेसिमल नंबर इसमें डिसाइड होता है और डेसिमल का कन्वर्जन करके वैल्यू को रीड किया जाता है। तो कैपिटल का अगर मैं बात करूँ तो 65 से स्टार्ट होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में 65 और इसमें प्लस 25 और ऐड कर दो, लास्ट वैल्यू आ जाएगी हमारी जेड की। फिर आता है स्मॉल ए टू जेड, जिसकी वैल्यू स्टार्ट होती है हमारी 97 से, और इसमें प्लस 25 कर दो, लास्ट वैल्यू मिल जाएगी। और जैसे जीरो होता है हमारा क्या, 48 पोजीशन पे, फिर होता है हमारा डैश, जो मतलब सॉरी डैश कह रहा हूँ, स्पेस, स्पेस हमारा 32 होता है। ऐसे बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, सिंबल का कलेक्शन होता है, एक टेबल होता है और जिसका यूज होता है। अच्छा, यूज किस लिए होता है, यूज हमारा टेक्स्ट फाइल को स्टोर करने के लिए यूज होता है, या फिर कीबोर्ड को रीड करने के लिए होता है, जो इनपुट आउटपुट हैंडल किया जाता है उसके लिए यूज होता है। साथ ही साथ सेंडिंग टेक्स्ट डेटा ओवर नेटवर्क का यूज होता है। तो इसके लिए हमारा ये टेबल, स्काई टेबल क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सबसे पहला जो यूज होता है वो क्या होता है, स्टोरिंग टेक्स्ट फाइल। ठीक, नेक्स्ट जो इसका यूज होता है वो किसके लिए होता है, सेंडिंग टेक्स्ट ओवर नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क में टेक्स्ट सेंड करने के लिए होता है। ऑप्शन 3, जो कीबोर्ड हम लोग प्रेस करते हैं, ठीक है, कीबोर्ड इनपुट आउटपुट हैंडल, क्योंकि कीबोर्ड में जब हम कोई चीज प्रेस करते हैं तो वो एग्जैक्टली वही इनपुट जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है, हमारा ASCII टेबल। क्लियर है? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। कंसीडर अ फॉलोइंग जावा कोड, एक जावा कोड दिया हुआ है और आपसे बोला है कैन टू थ्रेड एक्सेस द सेम इंस्टेंस ऑफ द क्लास x परफॉर्मिंग x डॉट ऐड a एंड x डॉट ऐड b एट द सेम टाइम। देखो समझते हैं कि कोई जो नॉन स्टैटिक मेथड होता है, जब उसको हम सिंक्रोनाइज करते हैं तो ये क्या करता है कि इसको लॉक कर देता है, उस ऑब्जेक्ट को अपने आप से लॉक कर देता है, और तो जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा दूसरा नहीं आएगा। तो अगर मैं कहूँ दोनों की बात करूँ तो दोनों में क्या होता है कि अगर सिंक्रोनाइज है, ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट से, तो क्या होगा, एक टाइम पे एक ही सिंक्रोनाइज होगा, दोनों नहीं होंगे। वो जब तक वेट करेगा जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा। यानी अगर मैं दोनों की बात करूं तो एक ये एट अ टाइम एक रन करेगा, दूसरा हमारा थ्रेड क्या करेगा, एक तरीके से वेट करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब तक फर्स्ट कंप्लीट नहीं हो जाएगा सेकंड हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो क्या है, देखो तो पूछा हुआ है कि दो थ्रेड एक्सेस द सेम इंस्टेंस ऑफ द क्लास एक्स, तो नहीं, दोनों एक साथ टाइम नहीं एग्जीक्यूट कर सकते, या दोनों एक साथ इस चीज को एक्सेस नहीं कर सकते सिंक्रोनाइज। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं।
व्हाट इज द बाइट कोड? अब आपको भी बताइए, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। जावा जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोला जाता है उसका रीजन यही है कि ये बाइट कोड जनरेट करता है। बाइट कोड जनरेट करने का मतलब क्या है? ये जो हमारा क्या कहते हैं जेवीएम होता है, हमारी मशीन होती है जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन, यह करता है एक कोड जनरेट करता है जिसको हम बाइट कोड बोलते हैं। तो एक्चुअली में जो जावा कोड हम लोग लिखते हैं, ये जावा कोड बाइट कोड में जनरेट होता है पहले, ठीक है। बाइट कोड को ये एक्चुअली क्या है, क्लास नाम से ये फाइल जनरेट होती है, ठीक है। बाइट कोड जनरेट होता है और इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अब एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इन जावा एंड इंस्टेंस फील्ड डिक्लेयर पब्लिक जनरेट्स अ कंपाइलेशन एरर। नहीं, सीधी सी बात है कि अगर हम किसी फील्ड को पब्लिक जनरेट करते हैं तो एरर जनरेट नहीं होता, दैट मींस कि ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। int is the name of the class available in the package java.lang। नहीं, इंटीजर एक क्लास नहीं होती, इंटीजर एक डेटा टाइप होता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। इंस्टेंस वेरिएबल नेम में ओनली कंटेन लेटर एंड डिजिट। नहीं, जैसा कि मैंने अभी जस्ट बोला कि इसमें क्या हो सकता है, अंडरस्कोर भी यूज हो सकता है, यानी सिंबल भी यूज हो सकता है। अब डेफिनेटली लास्ट हमारा सही होगा, बट हम इसको भी समझ लेते हैं। अ क्लास हैज ऑलवेज अ कंस्ट्रक्टर पॉसिबली ऑटोमेटिकली सप्लाइड बाय द जावा कंपाइलर। आपको भी पता है कि जो कंस्ट्रक्टर होता है, ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये क्लास नेम, जो भी हमारा क्लास नेम होगा उसी के इक्वल होता है, ठीक है। क्लास नेम जैसा रहेगा वही हमारा कंस्ट्रक्टर रहेगा। कंस्ट्रक्टर बेसिकली इनिशियलाइज करने के लिए होता है, और यही रीजन है कि अगर आप कंस्ट्रक्टर खुद नहीं डिसाइड करते, खुद नहीं डिफाइन करते, तो क्या करता है कंपाइलर, खुद उसको एक कंस्ट्रक्टर देता है। यही रीजन है कि जो क्लास नेम होता है हमारा, वो एग्जैक्टली उसी मेथड, उसी क्लास नेम के इक्विवेलेंट होता है। क्लियर है ये चीज? चल नेक्स्ट मूव करते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट विल नॉट रिजल्ट इन नल टर्मिनेटेड कैरेक्टर? अब देखो, नल टर्मिनेटेड कैरेक्टर का मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। नल टर्मिनेटेड कैरेक्टर का मतलब ये है कि देखो, अगर मैं इसमें बात करूं तो जो ए ऑफ वन एरे है, ऑप्शन नंबर ए, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ट्राई, एक स्ट्रिंग दी हुई है। अब ये एग्जैक्टली कैसा दिख रहा है, ये आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे नल टर्मिनेट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी की मैं बात करूं तो इसमें एक ए ऑफ टू डिसाइड कर दिया गया 10 का, और इसमें वैल्यू दे दी गई डी, एग्जैक्टली वही सेम आर और वाई। अब इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है तो ब्लैंक है, तो ब्लैंक वैल्यू में क्या होगा, नल टर्मिनेट होगा, तभी तो ब्लैंक वैल्यू दी गई है। ब्लैंक इन द सेंस दी भी नहीं गई है, तो नल से ही टर्मिनेशन होगा हमारा। फिर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, सी की अभी हम बात करेंगे, पर ऑप्शन नंबर डी की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी सेम यही है। क्या है कि A4 को पॉइंट किया गया है, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नल टर्मिनेट हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर सी की बात करूं तो यहाँ पे देखो, ए ऑफ 3 को 10 डिसाइड तो किया गया, ठीक है, 10 लेंथ का डिसाइड किया गया, बट ए ऑफ 3 का 0 पोजीशन पे वैल्यू दी गई अलग से, ठीक है। ए ऑफ 1 को अलग वैल्यू दी गई, फिर ए ऑफ 1 को फिर से क्या कहते हैं, सॉरी, ए ऑफ 3, A3 ऑफ 1 को फिर से रिप्लेस कर दिया गया y से। अब इसमें आप देखो तो बाकी वैल्यू हमें डिफाइन की ही नहीं गई है। बाकी वैल्यू अगर डिफाइन नहीं की गई, दैट मींस कि वो गार्बेज कलेक्शन आ सकता है, तो गार्बेज कलेक्शन को स्टोर नहीं करता, इसलिए ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी। तो नल टर्मिनेट यहाँ नहीं मिलेगा, नल टर्मिनेशन एरे नहीं मिलेगा। क्लियर है ये जी? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। इन सिस्टम सिक्योरिटी, the threat is a type of attack in which one system assumes the identity of another। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा अटैक है जो आइडेंटिटी, क्या कहते हैं, अजम्पशन को एक तरीके से दूसरे सिस्टम को अज्यूम करता है। तो इस चीज को हम देखते समझते हैं क्या होता है। देखो सबसे पहले हम स्पैम को समझते हैं। अब स्पैम क्या होता है, स्पैम आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जो बल्क में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, ठीक है। बल्क में हमारे क्या होते हैं, मैसेजेस आते हैं। आप लोगों ने ईमेल स्पैम सुना होगा, या इसका आपने जीमेल में फोल्डर भी देखा होगा। स्पैम फोल्डर में क्या होता है, जो जंक हमारे जंक होते हैं, या फिर जो ऐसे ईमेल प्रमोशनल ईमेल होते हैं, एडवर्टाइजमेंट वाले ईमेल होते हैं,
वो स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं। तो बल्क में जो मैसेजेस आते हैं जिनका एडवर्टाइजमेंट का रोल होता है तो वो स्पैम में चले जाते हैं। ठीक है, फिर बात आते हैं मास्करेड, ये क्या होता है, और फिर स्पूफिंग की बात करें। देखो, आइडेंटिटी चुराने की बात कर रही है, ठीक है, वन सिस्टम का अनदर सिस्टम में आइडेंटिटी की बात हो रही है। तो स्पूफिंग भी हमारा वैसा ही काम करता है, ये भी आइडेंटिटी का काम करता है, बट ये क्या होता है, ये पार्शियल होता है, ठीक है, पार्शियली काम करता है, ठीक है, पार्शियली काम करता है। बट ये मॉस्करेड जो होता है ये एक्चुअली में क्या करता है, ये एक्चुअली में एक मान लो अटैकर है, वो क्या करता है, अनऑथराइज तरीके से किसी सिस्टम में एक रिमोट या क्रेडेंशियल तरीके से क्रेडेंशियल चोरी करना, उसमें लॉगिन करना, ये सब क्या होता है, मॉस्करेड का काम होता है। क्लियर है ये चीज? तो एक तरीके से हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मॉस्करेड, इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। बट अगर ये ना होता तो हम स्पूफिंग को टिक करते, क्योंकि पार्शियली ये भी हमारा वही काम करता है। तो 16 नंबर का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। एक कोड दिया हुआ है, उसको समझते हैं। देखो a इक्वल टू दिया हुआ है 10 और b रेफर टू a दिया हुआ है। तो इसको समझते हैं कि ये एक्चुअली क्या कर रहा है। तो ये इनडायरेक्टली b को a को ही रेफर कर रहा है, b भी क्या कर रहा है, a को ही एड्रेस कर रहा है। तो इस चीज को ऐसा समझ सकते हैं कि अगर a में कुछ भी चेंज होगा तो वो b में क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये मान लो a है, a की वैल्यू 10 है, ठीक है, अब इसका एड्रेस मान लो 1000 है। तो b क्या है, b कह रहा है कि जो वैल्यू ऑफ a होगी उसका एड्रेस, ठीक है। तो ये एक्चुअली में क्या हो रहा है, b जो है, b एड्रेस ऑफ b, और तो यहाँ पे b जो है एक्चुअली में क्या है, रेफरेंस दे रहा है। देखो सी, अगर मैं सी की बात करूं और सी प्लस प्लस की बात करूं, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, इस चीज को समझना। सी में एक्चुअली में हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू एड्रेस ऑफ b, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हमने ऐसा लिखा हुआ है, यानी मतलब अगर इसको मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो ये क्या होगा, एरर होगा, ये अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज क्या करता है, ये सी प्लस प्लस में रेफरेंस देता है कि जो बी है वो ए को रेफरेंस कर रहा है, यानी अगर ए में कोई चेंजेस होगा तो वो बी में भी दिखाई देगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली में क्या है, एक तरीके से इसका नाम हो जाता है, बी को बी क्या कर रहा है, बी यहाँ पे नाम कर दूं अगर मैं, तो ये भी क्या कर रहा है, ए को रेफर कर रहा है। अब इसमें दिया हुआ है प्लस प्लस बी, दैट मीन्स कि बी क्या हो रहा है, बी अपडेट हो रहा है। तो बी अगर अपडेट हो रहा है इसका मतलब क्या होगा कि बी प्लस प्लस है, यानी प्री इंक्रीमेंट है, ठीक है। आपको भी पता है कि अगर बी रेफर कर रहा है ए को, यानी अगर कुछ भी चेंजेस होगा चाहे बी में या ए में, वो दोनों में दिखाई देगा। तो अगर मैं बी की बात करूं तो बी इज इक्वल टू, अगर 10 से क्या हो जा रहा है, 11। क्यों ऐसा हो रहा है, देखो बी की एक्चुअल वैल्यू तो नहीं है ना, वो ए को ही रेफर कर रहा है, तो ए की वैल्यू में ही अपडेट हो रहा है। तो ए क्या कर रहा है, ए पहले 10 था और वो क्या हो गया, 11 हो गया, बी में भी वही अपडेट दिख रहा है। तो क्या होगा, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमारा जो कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा रिकॉल होने वाला है। ठीक, क्लियर है? चलो देखते हैं इसको। एक कोड दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि इस कोड में क्या आउटपुट आने वाला है, ठीक, समझते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है एक एरे दिया हुआ, 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा, एक एरे दिया हुआ। मेन फंक्शन से हमारा कॉल होगा तो एरे ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, ये एरे ए है हमारा। फिर इसमें क्या है, सीक्रेट करके कॉल किया गया मेथड को, इसमें 5 क्या है, 5 हमारा पास किया हुआ। तो ये क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, पहला एग्जीक्यूशन हमारा यहाँ होगा। अब इसमें दिया हुआ है s इज इक्वल टू 0, तो मैंने कहा s इज इक्वल टू 0, ठीक। फिर लिखा हुआ है i, तो चलो ठीक है, i की वैल्यू इनिशियलाइज अभी नहीं हुई, i मैंने यहाँ पे फिर रख दिया। फिर दिया हुआ है फॉर i 0 टू n, अब 0 टू n लेस देन n है तो 0 से चलेगा, और n की वैल्यू हमारी क्या है,
n की वैल्यू एक्चुअल में 5 है, ठीक है। n की, ये हमारा क्या n को रेफर कर रहा है, तो n की वैल्यू 5 है, तो चलेगा 0 1 2 3 4, 5 नहीं चलेगा क्योंकि 5 से लेस होगा। फिर अब ये क्या कर रहा है, इफ में रिकॉल कर रहा है किसको, रेसिपी को। अब ये रेसिपी क्या जा रही है वहां पे इंट a, और a की वैल्यू क्या है हमारी, a ऑफ i है। a ऑफ i का मतलब अगर मैं इसके पोजिशनल की बात करूं तो 0 1 2 3 4, ठीक है। तो ये a ऑफ, पहले क्या i इक्वल टू 0 होगा तो a ऑफ 0 जाएगा, यानी पहले ये 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 4 जाएगा, ऐसा करें। क्लियर है ये चीज, क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो ये एक एक करके वैल्यू क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। तो अब समझते हैं कि 1 2 3 4 ये ट्रांसफर कहाँ होगी, ये ट्रांसफर होगी हमारी रेसिपी में। अब इसमें दिया हुआ है, अब हम क्या करते हैं, एक एक वैल्यू को रेसिपी में लेके जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम रेसिपी पे लेके जाते हैं तो ये यहाँ पे दिया हुआ है n इज इक्वल टू, क्योंकि इंट ए क्या है एक्चुअली में, ए में वो वैल्यू जा रही है जो ए ऑफ 0 ए ऑफ 1 ए ऑफ 2 ए ऑफ 3 से जा रही है, यानी जो ये वाली वैल्यू है ये एक्चुअली किसको रेफर कर रही है, ए को रेफर कर रही है। और हमने क्या किया यहाँ पे n इज इक्वल टू, ये शिफ्ट ऑपरेटर का यूज किया है 2, तो ये क्या करेगा 2 बिट शिफ्ट कर देगा, दैट मींस कि इसका जो मतलब होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। n इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं इसको, 4 इंटू ए लिख सकते हैं। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं इसके आगे देखो, देखो रिटर्न में हमें क्या मिल रहा है, रिटर्न में हमें टर्नरी ऑपरेटर लिखा हुआ है यहाँ। तो टर्नरी ऑपरेटर में मैंने पहले n परसेंटाइल 2 किया, कंपैरिजन किया 0 से, तो ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इवन के लिए चेक हो रहा है, इवन का एक कंडीशन है। अब इसमें जो टर्नरी ऑपरेटर यूज हुआ है ये हमारा ट्रू में जाएगा और ये हमारा फॉल्स में जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखो तो ट्रू के लिए क्या है 1 है और फॉल्स के लिए 0 है, तो ट्रू के लिए 1 है, फॉल्स के लिए 0। अब ये इवन चेक कर रहा है, लेकिन इससे पहले जो n की वैल्यू है वो 4 इंटू ए हो रही है, क्योंकि शिफ्ट ऑपरेटर से बिट हमारा क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। तो अगर मैं कहूं कि किसी भी नंबर को 4 से अगर डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर ऑलवेज क्या होगा, इवन होगा। रीजन, जैसे किसी को सीधी सी बात है 4 इंटू कोई भी नंबर हो, अगर मैं इसको क्या करूं 2 से डिवाइड करूं तो ये ऑलवेज क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये ऑलवेज इवन रिटर्न करेगा। तो जब इवन रिटर्न करेगा दैट मींस कि चाहे कोई भी नंबर आए, नंबर से फर्क हमें नहीं पड़ता है। तो नंबर चाहे 1 हो, चाहे 0 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, कुछ भी, ये क्या आएगा, हमेशा ऑलवेज रिटर्न करेगा 1। तो इस कंडीशन का अगर मैं कहूं तो रिटर्न में क्या आएगा 1। अब 1 में रिटर्न आएगा तो इफ के बाद 1 रिटर्न आएगा, और 1 रिटर्न आने का सेंस क्या होता है कि इफ के बाद ट्रू मिले, और ट्रू को हम लोग 1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पे कंडीशन देखो, इफ अगर ट्रू मिलता है यानी 1 मिलता है, ऑब्लिक 1 कर देते हैं, तो क्या हो, s इज इक्वल टू s प्लस a ऑफ i। आप देखो s को इनिशियलाइज किया गया था कहां से, 0 से इनिशियलाइज किया गया, तो s पहले 0 होगा, फिर a ऑफ i यानी फर्स्ट नंबर जो होगा वो हमारा 1 है, फिर 1 प्लस सेकंड नंबर 2 होगा, फिर ये आ जाएगा 3 प्लस, फिर हमारा 3 होगा। दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, सारे एलिमेंट को सम कर रहा है, जितने भी एरे के सारे एलिमेंट है उनका क्या फाइंड आउट कर रहा है, सम फाइंड आउट कर रहा है। तो ये ऑप्शन, अगर हम ऑप्शन रीड करें तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, द प्रोग्राम इज फाइंडिंग द सम ऑफ द एरे एलिमेंट, पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो ट्वाइस द सम ऑफ एलिमेंट ये गलत है, फाइंडिंग द सम ऑफ इवन इंडेक्स ये भी नहीं, मैंने सारे इवन वैल्यू जो है वो इवन ही ट्रीट हो रही हैं, तो सारे नंबर आ रहे हैं, तो बाकी ऑप्शन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। To store the value of 100 in each of the element of array A declare by int A। अब देखो इस ऑब्जेक्ट को समझते हैं कि जो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, एरे क्रिएट हुआ है, इसको समझते हैं। ये एक एरे क्रिएट हुआ है A नाम का, और इसमें मैंने क्या दिया हुआ, इसकी जो लेंथ दी हुई है वो कितनी है, 12। अगर आप लेंथ की बात करो 12 है, तो ये एग्जैक्टली जो 0 से स्टार्ट होता है, तो अगर 12 लिखना चाहो तो कितना 0 टू 11, क्यों, क्योंकि 11 नंबर होता है और 0 एक नंबर और है, तो 12 लेंथ हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो जो लूप चलेगा वो क्या चलेगा, लूप जो फॉर लूप चलेगा वो फॉर लूप क्या चलेगा, मैंने कहा कि इंट k इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा। तो देखो ये 1 वाले तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गए, ठीक है,
ए और सी हमारा नहीं होगा। फिर उसके बाद मैंने कहा कि अगर के जो है 11 से 0 से स्टार्ट हो 11 तक जाना है, तो या तो मैं इसको 12 से लेस दिखा दूं, या तो फिर मैं इसको लेस और इक्वल टू 11 दिखा दूं। क्या ऑप्शन बी और क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर डी में कोई है ऐसा? देखो यहाँ ये सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे इक्वल दिया हुआ था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ऐसे समझते हैं। देखो इंट ऑफ आई इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, वाइल कंडीशन है, तो मैं वाइल कंडीशन को ऐसे लिख देता हूं, तो आई लेस देन क्या, अच्छा सॉरी आई प्लस प्लस लेस देन 10। अब ये आई प्लस प्लस का ये क्या है, इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट का रूल ये होता है कि पहले यूज करो देन इंक्रीमेंट करो। तो ठीक है, मैं पहले इसको यूज कर लेता हूँ, यानी 5 लेस देन 10 होगा। अब इसके बाद ये इंक्रीमेंट होगा +1, यानी जो प्रिंट होगा वो 6 होगा। अब ये 6 कंपैरिजन होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, तो इंक्रीमेंट के लिए यहाँ +1 होगा, यहाँ 7 होगा, फिर यहाँ पे जाएगा ये 7 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और इंक्रीमेंट होगा 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जाएगा ये 8 लेस देन 10, इंक्रीमेंट +1, और ये 9। फिर क्या होगा, ये 9 लेस देन 10 और इंक्रीमेंट +1, और ये हो जाएगा 10। फिर जैसे ही 10 कंपैरिजन 10 जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो जो प्रिंट हो रहा है ये क्या है हमारा, ये सी आउट है, तो ये प्रिंट हो रहा है, तो क्या आया 6 7 8 9 10। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा, करेक्ट हो जाएगा 6 7 8 9 10। क्लियर है ये चीज? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। कंसिडर द कोड सेगमेंट गिवन बिलो। एक यूनियन का कोड दिया हुआ है, सी का कोड है और यूनियन का कोड दिया हुआ है। इसमें बोला है कि द स्पेस एलोकेटेड द वेरिएबल यू इज इक्वल टू। अब समझते हैं, जो यूनियन हमारा दिया हुआ है इसमें दो हमारे इंटीजर टाइप के हैं, एक हमारा आई दिया हुआ है और एक हमारा इंट क्या दिया हुआ है, a ऑफ 10। इंटीजर की जो साइज होती है वो कितनी होती है, 4 बाइट। ठीक, अब यहाँ एक कैर भी दिया हुआ है, कैर। वैसे ही हमारा इंटीजर का 4 बाइट और 10 एलिमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 4, दैट इज 40 बाइट हमारे दूसरे बाइट इंटीजर के लिए। कैरेक्टर का जो साइज होता है वो कितना होता है, 1 बाइट होता है। तो अब आपको लग रहा होगा कि हम क्या करेंगे, 4 40 और 1 ऐसे कैलकुलेट करेंगे, तो नहीं। समझना, जो यूनियन होता है ये अच्छी बात यही होती है कि इसमें अच्छी बात भी होती है, ड्रॉबैक भी होता है, बट मैं अभी बोल रहा हूँ कि ये अच्छी बात ये होती है कि जो मैक्सिमम साइज होती है वही एलोकेट की जाती है। तो जो इसमें मैक्सिमम, यानी अगर मैं कहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैक्स ऑफ 4 40 1। तो मैक्स क्या होगा, 40 होगा, इसका रिजल्ट आएगा क्या होगा 40। 40 बाइट हमारी क्या होगी, इसको एलोकेट होगी। तो ये 40 बाइट किसके है, दैट सम ऑफ टोटल रिक्वायर्ड बाय 11 इंटीजर और कैरेक्टर, नहीं, तो ये हमारा नहीं होगा। ऑप्शन द स्पेस रिक्वायर्ड बाय 1 इंटीजर, ये भी नहीं होगा। द स्पेस रिक्वायर्ड बाय कैरेक्टर, ये भी नहीं होगा। द स्पेस रिक्वायर्ड बाय 10 इंटीजर, ये होगा। तो 10 इंटीजर का स्पेस रिक्वायर्ड कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। इन द गिवन कोड बिलो वेरिएबल a एंड n और आल्सो नोन। देखो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो चीज समझ, जो इसमें आर्गुमेंट की बात की गई है, ठीक है, आर्गुमेंट्स को भी हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, आर्गुमेंट्स या पैरामीटर दो टाइप से होते हैं। कौन कौन सी? एक होता है हमारा एक्चुअल, एक होता है हमारा फॉर्मल। एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर समझिए। एक्चुअल पैरामीटर का मतलब ये होता है जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है, फंक्शन कॉल, और ये क्या होता है, फंक्शन डेफिनेशन। अब अगर आप इसमें देखो तो ये क्या, फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है ना, एफडी फंक्शन डेफिनेशन की बात करें तो फंक्शन डेफिनेशन में क्या होता है हमारा, फंक्शन डेफिनेशन में फॉर्मल पैरामीटर होता है। तो इसमें जो होगा ये हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, फॉर्मल पैरामीटर।
फॉर्मेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका एक्चुअल में रूल बस इतना सा होता है कि ये एक कंटेनर की तरह होते हैं, जो फंक्शन कॉलिंग से जो भी वैल्यू पास की जाती है वो वैल्यू क्या करते हैं, ये इसको स्टोर करते हैं। स्टोर करने का मतलब होल्ड करते हैं। क्लियर है ये चीज? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अ फंक्शन डिपेंडेंसी इज अ, जब फंक्शन डिपेंडेंसी की बात करती हैं तो फंक्शन डिपेंडेंसी क्या होती है, मैनी टू वन होती है। जब एक से तो किसी फंक्शन पे डिपेंडेंट होना क्या मतलब दो फील्ड को मिलाकर किसी एक फील्ड को डिराइव कर रहे हैं, तो फंक्शन डिपेंडेंसी ये होती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, एक फाइल हैंडलिंग का कोड दिया हुआ है। व्हाट इज द फॉलोइंग कोड सेगमेंट डूइंग। एक फाइल हैंडलिंग का कोड दिया हुआ है और एफपी एक पॉइंटर है जो एफ ओपन को पॉइंट कर रहा है और इसमें हम abc.txt को आर मोड यानी रीड मोड पे इसको क्या कर रहा है, ओपन कर रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं इफ एफपी, अगर एफपी है तो एफ सीक मेथड क्या करता है, दोनों को समझ लेते हैं। दो मेथड होते हैं हमारे, एक सीक होता है, एक हमारा टेल। सीक मेथड क्या होता है, इस ये पोजीशन को चेंज करता है, ठीक है, किसके पोजीशन को, कर्सर को। टेल क्या करता है, ये करंट पोजीशन को रिटर्न करता है, जो हमारी करंट पोजीशन होती है उसको रिटर्न करता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ओपन करने के बाद एफपी को जीरो एल क्या करता है, जीरो एल दैट मींस इंड को शो कर रहा है, ठीक है, इंड में लेकर जा रहा है। तो इंड में लेकर जाने के बाद फिर मैं कह रहा हूँ कि F10 मुझे बताओ कि कहां पर है। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं किसी कर्सर को मूव कर दे रहा हूँ लास्ट, ठीक है, तो लास्ट में मूव करने के बाद मुझे क्या पता चलेगा, फाइंडिंग द नंबर ऑफ लाइंस इन द फाइल abc.txt। तो लाइंस का तो पता नहीं चलेगा कि लाइंस कितनी है, वो तो हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन फाइंडिंग द साइज ऑफ द फाइल एबीसी, अगर मैं स्टार्टिंग से एंडिंग पहुंचा, एंडिंग मुझे पता चल जाए, दैट मींस उसकी साइज में क्या होगी, पता चल जाएगी। नंबर ऑफ स्पेस नहीं पता चलेगा और कोड नथिंग डूइंग एनीथिंग, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया इन्वॉल्व ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट। देखो बाउंडिंग ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है इसको समझते हैं। तो ट्रांसमिशन मीडिया जो होता है दो टाइप से होती है। कौन कौन सी? एक होता है हमारा गाइडेड और एक होता है अनगाइडेड। अनगाइडेड को हम लोग क्या कर ले, इसको बोलते हैं वायर्ड कनेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, वायरलेस। तो ट्रांसमिशन मीडिया दो ट्रांसमिट होता है दो तरीके से, गाइडेड। तो यहाँ जो बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया है, बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया को हम लोग गाइडेड मीडिया भी बोलते हैं या वायर्ड कनेक्शन भी बोलते हैं। तो वायर का जो फॉर्म होता है वो हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल होगा ही होगा, कोएक्सियल भी होगा और फाइबर ऑप्टिक्स भी होगा। इसमें जो माइक्रोवेव है ये नहीं होगा, ये हमारा वायरलेस होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। When you normalize a relation by breaking it into two smaller relation, what must do you to maintain data integrity? डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए जब हम किसी नॉर्मलाइज रिलेशन को ब्रेक करते हैं तो क्या करते हैं, तो एक्चुअल में जब किसी भी रिलेशन को हम ब्रेक करते हैं दो पार्ट, हम ये देखते हैं कि दोनों, जैसे दो टेबल में अगर हम ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, किसी रिलेशन को, तो पहली चीज तो हम ये मेंटेन करते हैं कि इनके बीच का रिलेशन बना रहे। रिलेशन क्या होता है, एक हमारा फॉरेन की होती है, ठीक है, फॉरेन की हमारी जरूरी होती है। दूसरा, दोनों में प्राइमरी की नीड होती है। तो कहीं किसी ऑप्शन में ऐसा मेंशन किया हुआ है, लिंक द रिलेशन बाय कॉमन फील्ड एंड क्रिएट प्राइमरी की फॉर द न्यू रिलेशन। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट होगा। रिमूव द एनी फंक्शन डिपेंडेंसी फ्रॉम द बोथ रिलेशन, असाइन बोथ रिलेशन सेम प्राइमरी की, नहीं होना दिया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। To connect a computer with a device in the same room, you might likely to use। अगर मैं दो कंप्यूटर को यूज कनेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं इसमें ग्राउंड स्टेशन नहीं, डेडिकेटेड लाइन कोई रियल केबल हमारा सबसे बेहतर तरीका होता है, हम इस केबल का यूज कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट में, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट। एक कोड दिया हुआ है और आपसे पूछा हुआ है कि इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा। तो दिया हुआ है हमारा सम इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है और काउंट दिया हुआ है इज इक्वल टू 1। काउंट दिया हुआ है क्या, 1। तो अब हम क्या करेंगे,
इसमें वाइल लूप लगा हुआ है काउंट लेस देन 5। तो अगर मैं काउंट की बात करूं तो अभी क्या है 1 लेस देन 5, ये कंडीशन ट्रू होगी। तो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो दिया हुआ है सम इज इक्वल टू, अब इधर वाला सम जो होगा वो प्रीवियस सम है तो 0 होगा हमारा, प्लस काउंट की वैल्यू अभी हमारी 1 है, ये कितना हो गया 1 हो गया। अब काउंट को अपडेट करते हैं तो काउंट इज इक्वल टू लिखा हुआ जो पुराना काउंट था यानी 1 प्लस 2, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। दूसरी बात चलते हैं, अब दिया हुआ है फिर काउंट लेस देन 5, तो काउंट की वैल्यू अपडेट हो गई 3, 3 लेस देन 5। क्लियर, ये भी हमारा क्या होगा ट्रू होगा। और अगर ये ट्रू है तो क्या होगा सम इज इक्वल टू जो पुराना सम था, पुराना सम क्या है 1 है, तो भी यहाँ से अपडेट हो गया 1 है, प्लस अब काउंट की वैल्यू कितनी है, काउंट की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा और ये वैल्यू आएगी 4। फिर काउंट को अपडेट करते हैं, काउंट को अगर अपडेट करेंगे तो जो पुराना काउंट है, पुराना काउंट हमारा 3 है, प्लस इसमें 2 ऐड कर देते हैं तो ये अपडेट पर 5 होगा। अब जैसे नेक्स्ट क्या होगा काउंट 5 लेस देन 5 जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, और कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तो ब्रेक हो जाएगा। अब सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन सम है, तो सम की वैल्यू जो आ रही है वो लास्ट क्या आ रही है 4 आ रही है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। क्लियर है ये चीज। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। हाउ मेनी होस्ट एंड सबनेट आर पॉसिबल इफ you have IP 151.242.16.14। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो आईपी एड्रेस दिया हुआ है ये आईपी एड्रेस किस क्लास का है। 151.242.16.49, तो इससे हमें पता चलता है ये क्या है 121, और ठीक है क्या हो जाएगा हमारा तो 128 191 जो है हमारा ये क्या हो जाएगा, ये क्लास बी की आईपी एड्रेस डिफाइन करता है, तो ये हो जाएगा हमारा क्लास बी की आईपी एड्रेस है। और क्लास बी की जो आईपी एड्रेस है उसमें हमें फाइंड आउट करना है क्या नंबर ऑफ होस्ट और सबनेट मास्क पॉसिबल हो सकता है, और इसमें बोला है कि सबनेट मास्क और 7 बिट्स एडिशनल 7 बिट्स भी यूज होते हैं। तो क्लास बी में जो सबनेट मास्क होता है वो क्या होता है 255.0.0। तो इसमें जो बिट यूज होती है वो 16 है, बट इसमें 7 एडिशनल बिट की बात कर रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल 23 बिट सबनेट मास्क यूज है। अब 23 बिट है तो हमारा ओवरऑल कितने बचा हुआ, ये 32 23 32 ओवरऑल होता है, उसमें 23 माइनस करेंगे तो कितना आएगा ये हमारा 9 आ जाएगा। तो 9 बचा हुआ है सबनेट मास्क के लिए, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9 माइनस 2। अच्छा ये -2 क्या है, ये हमारा ब्रॉडकास्ट किसके लिए यूज होता है ये ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस के लिए। तो ये हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 412 माइनस 2 दैट इज सॉरी 512 माइनस 2 दैट इज 510। तो ये हो गया नंबर ऑफ हमारा क्या हो जाएगा पोस्ट। ठीक है, फिर बात करते हैं सबनेट मास्क। ठीक है, सबनेट मास्क की बात करते हैं तो सबनेट मास्क 2 की पावर 7 हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो सबनेट मास्क की जो बात की गई है वो हमारा 7 बिट है, तो 7 बिट का मतलब 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 मींस 128। तो ऑप्शन नंबर क्या है सबनेट मास्क हमारा कितना होगा 128 होगा, और होस्ट क्या होगा 510 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। आई होप आप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर द फॉलोइंग लूपिंग स्ट्रक्चर आर अवेलेबल इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में लूपिंग स्ट्रक्चर क्या होता है तो मैं बता दूं, पहला हमारा होता है फॉर, फिर हमारा होता है व्हाइल, फिर हमारा होता है डू व्हाइल, और एक हमारा होता है हमारा फॉर ईच। तो ये 4 लूप यूज होते हैं हमारे। तो बाकी में देखो फॉर ईच व्हाइल लूप ये नहीं यूज होता, जहां जहां लूप मेंशन है वो वैसे भी कैंसिल हो गया, तो ये हमारा 3 ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, फॉर एंड फॉर ईच दोनों यूज होते हैं। क्लियर है ये चीज। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और ये सीरीज अच्छी लगी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये सीरीज चल रही है आपको अच्छी लग रही होगी, काम के क्वेश्चन मिल रहे होंगे।
फिर भी अगर कहीं कुछ क्वेश्चन में मिस हो गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। और किस टाइप की वीडियो चाहिए, किस क्वेश्चन किस टॉपिक पर चाहिए, आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियो मैं बार बार अपडेट करता रहूंगा, अपलोड करता रहूंगा, क्योंकि अब रेगुलर हमारी वीडियो अपलोड होगी। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। और अगर ये इंफॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, काम का लगा, तो वीडियो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। जितना शेयर होगा उतना अप्रिसिएशन मिलेगा, और जितना अप्रिसिएशन मिलेगा मैं बेहतर कंटेंट लेकर आता रहूँगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी और काम की होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।